कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तुम, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक। कक्षा 11 और 12 के लिए हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक शुरू करते हैं। आज मैं हूं आपका मित्र सतवीर गोस्वामी। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ऑल पे बटन पे क्लिक करो ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन। साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन रहा है कि इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन, मूल कारण क्या है? साहित्य की प्रवृत्तियों और उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल एवं सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन करवाना साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। यानी साहित्य इतिहास का प्रयोजन है समाज में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं उनका दिग्दर्शन करवाना। इतिहास शब्द इति और हास से बना है जिसका अर्थ है ऐसा ही था। हिंदी साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और क्रमिक विकास को समझाता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि, लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और सत्रों को आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कला एवं भाषा शिल्प से परिचय होता है जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि, लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है। तो साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन, मूल कारण क्या है कि बीते हुए युग का जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनका दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है। वह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है, यही उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतः साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों, ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। तो साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः साक्ष्य होता है। अंतः साक्ष्य में आधारभूत सामग्री की बात करें तो कृतियां, ग्रंथ, कवि और लेखकों की जो प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं होती है उसे सम्मिलित किया जाता है। जबकि बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली है, शिलालेख, वंशावलियां, जनश्रुतियां जो जनता के द्वारा आगे से आगे सुनाई जाती हैं, कहावतें, ख्यात और वचनिकाएं जैसी सामग्री होती हैं जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती हैं। हिंदी साहित्य में भी
अंततः वो बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। गोकुलनाथ की पुस्तकें हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। नाभादास कृत भगतमाल, और नाभादास ने भगतमाल की रचना की। ध्रुवदास ने भगत नामावली। देखो गोकुलनाथ है तो इन्होंने सबसे पहले तो 84 वैष्णवों से वार्ता की और उसके बाद में 252 वैष्णवों से वार्ता की। नाभादास ने भगतमाल की रचना की। ध्रुव एक बहुत बड़ा भगत था भगवान का, तो उन्होंने भगत नामावली तैयार की। ध्रुवदास ने भगत नामावली तैयार की एवं संतवाणी संग्रह लिखी। भिखारीदास कृत काव्य निर्णय, यानी भिखारियों ने काव्य का निर्णय लिया है। भिखारियों ने काव्य का निर्णय लिया है। भिखारीदास कृत काव्य निर्णय तथा अन्य कृतियां जैसे कवि नामावली, मोद तरंगिनी, श्रृंगार संग्रह, हरिश्चंद्र कृत सुंदर तिलक। हरिश्चंद्र कृत है सुंदरी तिलक। मातादीन मिश्र का कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंतः साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। तो अंतः साक्ष्य प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। इस प्रकार अंतः साक्ष्य प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं का साक्ष्य होता है, जबकि बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल जेम्स टोड जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास, तो और इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में चारण कवियों तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास, उसमें चारण कवियों और काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों और लेखकों का परिचय मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की समीक्षा की। जनश्रुतियों से तात्पर्य है जनता में प्रचलित बातें जिसमें सत्य का अंश छिपा रहता है। ये कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है। उसमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है। अतः यह लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपराओं की बात करेंगे हम। हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। इनका नाम गारसा दे तासी था। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय किसे जाता है? गारसा दे तासी को जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया गारसा दे तासी के द्वारा। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और गारसा दे तासी का ग्रंथ था इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी।
इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय किसे जाता है? तो गारसा ताशी को जाता है। उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? तो फ्रेंच भाषा में लिखा। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। और ये ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1839 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित होता है और 1847 में इसका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। इसे अंग्रेजी के वर्णों यानी ABCD के क्रमानुसार लिखा गया था। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है और कुछ पुस्तकों में ये 72 भी मिलते हैं। 72 कवियों का संग्रह भी, 70 और 72 दोनों याद रखने हैं। ताशी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी और उसके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। तो गारसा दे ताशी ने सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें कवियों की जीवनी और उनकी रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की ओर प्रथम कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। तो हिंदी में, हिंदी भाषा में जो प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया गारसा दे ताशी के द्वारा, वो फ्रेंच भाषा में था। और हिंदी कवि के द्वारा हिंदी भाषा में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 1883 में प्रकाशित हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा और शिव सिंह सरोज के नाम से, जो 1883 में प्रकाशित हुआ। नंबर 1 पे गारसा दा ताशी ने लिखा फ्रेंच भाषा में। नंबर 2 पे शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास, पहला प्रयास गारसा ताशी का, दूसरा शिव सिंह सेंगर का और तीसरा प्रयास है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास गारसा दे ताशी ने किया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय भी गारसा दे ताशी को जाता है। उसके बाद में हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखने का काम किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में लिखा। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1888 में प्रकाशित हुआ और ये वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित रूप से लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। किंतु काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। यह ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। तो नंबर 4 पे आते हैं मिस्र बंधु, जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 1913 में प्रकाशित हुआ, जो काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई।
तो कालानुक्रम पद्धति की शुरुआत किसने की? मिस्र बंधुओं ने की। मिस्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा मिस्र बंधुओं की बात करें तो मिस्र बंधु कौन कौन थे? तो एक तो था श्याम बिहारी मिस्र, एक सुख बिहारी मिस्र और एक थे पंडित गणेश बिहारी मिस्र। इसमें काल विभाजन भी किया गया, मिस्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन भी किया गया। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालानुक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पहले भी लिखे गए, लेकिन हिंदी साहित्य का प्रमाणिक और प्रारंभिक ग्रंथ माना जाए तो वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका कालानुक्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। जो पहले से उपलब्ध ग्रंथ थे उसके आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया। और सबसे पहले प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये लाइन याद रखनी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, और ये कई बार पूछी भी गई है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के प्रवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री और नई व्याख्या देती हैं। अन्य लेखकों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग आए जिन्होंने भारत की धरती पर आक्रमण किया और वे यहाँ रचे और बसे। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई और भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध व जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्यों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म ने मनुष्यों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। वहीं जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के रूप में अपनाया। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। तो वैदिक धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, योग दर्शन महर्षि पतंजलि,
वैशेषिक महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य। तो न्याय दर्शन गौतम है, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कणाद है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि है, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी है, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य है। तथा 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण। इसी के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया। मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। यानी संसार में अनेक प्रकार की संस्कृतियां आई, मिटती गई, लेकिन एक वैदिक धर्म ही ऐसा धर्म है जो अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया। चित्त वृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है। कौन से वेद को जाता है? ऋग्वेद को। क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या प्रदान करती हैं। तो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या प्रदान करती हैं। तो क्वेश्चन बनता है सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या प्रदान कौन करता है? तो ऋग्वेद की ऋचाएं करती हैं। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई। यह सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। तो हमारे वैदिक साहित्य का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। तो संस्कृत भाषा से पाली भाषा की और पाली से प्राकृत की और प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और इसी अपभ्रंश से क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं और फिर बोलियों का उद्भव हुआ और बोलियों से ही हिंदी भाषा का जन्म होने का कारण है। हिंदी भाषा के जन्म का कारण है। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है। जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ, कल्हण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान का ग्रंथ है संदेश रासक, जोइंदू कृत प्रमातम प्रकाश, धनपाल कृत भविष्यत कहा, पुष्यदंत कृत जसहर चरियु, स्वयंभू कृत पवम चरियु, मुनि राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र का है शब्दानुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांकृत्यायन ने इस समय के श्रहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब्दुल रहमान संदेश रासक है। जोइंदू यानी प्रमातम प्रकाश, धनपाल भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान संदेश रासक कौन है? अब्दुल रहमान है। जोइंदू इंदू यानी प्रकाश करता है। जोइंदू प्रमातम
प्रकाश। धनपाल, धनपाल धन है तो भविष्य में काम आएगा। धनपाल कृत, धनपाल ने भविष्यत काल लिखा। पुष्यदंत, पुष्यदंत, पुष्यदंत ने जसहर चरयु, जसहर चरयु। शंभुकृत है पौमचर्यु, शंभु पौम, शंभु कृत पौमचर्यु। मुनि राम सिंह, राम सिंह पाहुड़ दोहा, राम सिंह पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र, हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र शब्दानुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांकृत्यायन तो इसमें के श्रहपा यानी श्रहपाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं तो श्रहपा या श्रहपाद को मानते हैं। और अधिकांश हिंदी के कवि हैं वो श्रहपा और श्रहपाद को ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं, कुछ एक को छोड़कर। राजनीतिक प्रभाव, तो राजनीतिक प्रभाव चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। यदि वीडियो में कोई परिवर्तन करना है, कमी रही है तो कमेंट करके बताएं प्लीज़। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ऑल घंटी पे निशान पे भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक्स।